तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री नाम जब भी आता है तो मैक्सिमम बच्चा को बहुत डर लगता है और लगता है कि इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिससे कि बिहार बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम बेसिक से समझते हैं कि 3 डायमेंशन होता क्या है। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर का जो निचोड़ होगा, किस फॉर्मूला पर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीज आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं 3D में तो चिंता नहीं कीजिए, वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद 3D का सारा क्वेश्चन आपसे बनने का मैं दावा कर रहा हूं और पूरा क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक से बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का। वो है अपने पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है दूरी सूत्र। जो आप क्लास 10th में दूरी सूत्र पढ़े थे 2 पॉइंट के लिए, वही फार्मूला यहां पर अप्लाई होने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर में जितना फार्मूला है और उस फार्मूला पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वही सिर्फ बताया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर 3D का बेसिक के बात करें तो उस पर अभी कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, काहे कि उससे क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए होंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा, तो वीडियो को बस देखते रहिए, सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो को देखने के बाद बनना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो समझिए कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है वो पहले समझते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहां एक कोई पॉइंट ए है जिसका यहां पर पॉइंट दे देता है x1, y1, z1। अब जैसे बताइए कि जब आप क्लास 10th में 7 चैप्टर पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पर x और y 2 पॉइंट था, लेकिन 3D पढ़ रहे हैं तो 3D का मतलब इतना तो आप बेसिक जानते होंगे कि इसमें x और y ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, x और y वाला। अब नया क्या आ गया है 3D में कि इसमें z भी आ गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जो हम पहले पढ़े थे उसमें x और y था। अब 3D चैप्टर का नाम है, 3D हम पढ़ रहे हैं तो इसमें x y के साथ z भी आ गया है, तो यहां पर पॉइंट में z भी है। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट a x1 y1 z1 दिया हुआ है और पॉइंट b यहां से मान लेते हैं यहां पर है, और पॉइंट b मान लेते हैं अपना मन से x2 y2 और z2 दिया हुआ है, और बोलेगा कि इसके बीच का दूरी बताओ। दूरी मतलब डिस्टेंस निकालो कि कितना दूरी होगा। तो जो क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े थे सेम ही फॉर्मूला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये सब बच्चा को आता होगा। अंडर रूट के अंदर x में से x को घटाना है। तो यहां पर देखिए कि x में यहां पर क्या है x2 माइनस x1, तो हम यहां पर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब x को x में से घटाए हैं, अब इसी तरह y को y में से घटाइए, तो y2 माइनस y1 यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा y2 माइनस y1। तो ये इतना तो आप 10th में पढ़े होंगे। अब इसके आगे z है तो z में से z को घटा देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसमें किसी बच्चा को कोई थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपके पास कोई 2 पॉइंट दे देगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब 2 पॉइंट पता हो तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ वैल्यू दे देगा और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला आता है कि आपको बोलेगा मूल बिंदु से दूरी बताओ। पहला तो ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी हो गया, दूसरा क्या पूछेगा मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु का मतलब यहां पर लिख लेते हैं मूल बिंदु
से दूरी। अब मूल बिंदु से दूरी का मतलब है, आप में से मैक्सिमम बच्चा को यह पता होगा कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है। तो मूल बिंदु का नियामक जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि x भी 0 होता है मूल बिंदु पर, y भी 0 होता है। सेम तरह से यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब वही है 0, 0, 0। मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। मूल बिंदु की दूरी पूछेगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा, बोलेगा कि मूल बिंदु से पॉइंट का दूरी बताओ। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब 0, 0 और इसका दूरी निकालना है। और यहाँ पर कोई पॉइंट आपको दे देता है पॉइंट ए, x, y, z और ये O है। अब बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला लगाना है। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से d का नया फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर है ये, अब y में से 0 जाएगा तो y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस, अब z में से 0 घटाएंगे तो z माइनस 0 का स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। तो जब मूल बिंदु से दूरी बोलेगा और कोई पॉइंट दिया रहेगा तो जो पॉइंट देगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है और अंडर रूट लगा देना है, तो यही आपका मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये दो फॉर्मूला समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तीसरा फॉर्मूला समझते हैं दूरी सूत्र का ही। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक और है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर कैसे बनता है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन बोलेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी निकालो, x अक्ष से दूरी, और यहां पॉइंट दे देगा 3, 4, 5। मतलब क्या है क्वेश्चन, देखिए समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन का प्रकार क्या है, किस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए कि x अक्ष से दूरी बोल रहा है, y अक्ष से भी बोल सकता है, z अक्ष से भी बोल सकता है। तो यहां पर x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष कुछ भी बोल देगा और यहां पर एक पॉइंट दे देगा आपको। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाने का एक तरीका बस याद रखिए। क्या याद रखना है कि यहां x अक्ष से दूरी बोल रहा है, तो यहां जो x में है 3 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 को इग्नोर कर देना है। 3 को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। और इग्नोर करने का मतलब है कि अब यहां पर क्या बचा, 4 और 5, तो यहां पर लिख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा कितना, 4 चौक 16 अब प्लस 5 25, तो आंसर कितना आ गया, 6 5 11 के खांसी लेख 2 1 3 1 4, तो रूट 41 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से y अक्ष से दूरी बोलता तो इसका क्या आंसर आएगा, y को इग्नोर कर देंगे और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सेम तरह से अगर z अक्ष से इस पॉइंट का दूरी पूछता तो हम क्या करते, 5 को इग्नोर कर देते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि y अक्ष से दूरी और z अक्ष से दूरी का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 3 फॉर्मूला आपको समझाए हैं, ये तीनों टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला है और उस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और दूरी सूत्र सीखने के बाद अपने पास आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है हिंदी में मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है और इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो समझ लेते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में होगा, वो आप बना लीजिएगा इसको। तो देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। तो अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पॉइंट ये दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, और बोलेगा कि इन दोनों पॉइंट का मध्य बिंदु बताओ। मध्य बिंदु मतलब इसके बीच वाला बिंदु। तो इसके बीच वाला बिंदु मान लेते हैं C है, तो C में यहां जो होगा ये क्या क्या होगा, ये पॉइंट आपसे पूछ रहा है।
तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे होता है। सी कोऑर्डिनेट देखिए कैसे लिखेंगे। आपको क्या करना है कि x को x के साथ जोड़ना है, तो लिख दीजिए x2 प्लस, यहां बीच में प्लस देना है और यहां x1, तो x2 प्लस x1 अब बटा 2 कर देना है। तो आपके पास ये पहला पॉइंट आ जाएगा x1 या x2 कर देते हैं, x2 प्लस x1 बटा 2, मतलब यहां जो पॉइंट है और यहां जो x में पॉइंट है ये दोनों को जोड़ना है और बटा 2 कर देना। सेम तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, y2 प्लस y1, तो यहां लिख देते हैं y2 प्लस y1 अब बटा 2। अब जैसे ये दोनों का किए हैं वैसे z में भी हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं। तो क्या लिखा जाएगा, z2 प्लस z1 बटा 2, और यही ये मध्य बिंदु का पॉइंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो समझते, अभी तक जो बताएं वो सब पर एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो समझते हैं, और यहां 2 तक समझ गए। अब देखिए तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इक्वेशन ऑफ XY प्लेन। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे इक्वेशन ऑफ XY प्लेन क्या होगा। तो XY प्लेन का जैसे पूछा है इस तरह से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन। YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन। तो देखिए कि जब भी इसका प्लेन का इक्वेशन पूछेगा तो प्लेन का इक्वेशन हमको क्या बताना है वो हम समझते हैं। तो यहां पर देखिए कि XY प्लेन का समीकरण आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा, मतलब XY प्लेन का समीकरण पूछ रहा है बेसिकली हिंदी में। तो XY का मतलब है कि इसमें Z नहीं है, तो यहां पर लिख दीजिए Z बराबर 0। तो Z बराबर 0 किसका समीकरण है, XY प्लेन का समीकरण है। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव में आया हुआ इस प्रकार का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप कर लीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। लगभग 12 से 13 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर में, और बाकी 2 नंबर में भी क्वेश्चन रहता है 2-3, ठीक है। तो आराम से मिनिमम 15 नंबर तो इस पूरे वीडियो को देखने से आ जाएगा आसानी से। और ये कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बस जितना बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहां पर बताइए कि इसका YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो YZ में देखिए कि कौन नहीं है, तो YZ में x यहां पर नहीं है, x नहीं है मतलब यहां पर लिख दीजिए x बराबर 0, यही इक्वेशन है। अब सेम तरह से यहां पर बताइए XZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा। तो XZ में y नहीं है तो यहां पर लिख दीजिए y बराबर 0। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो नहीं रहेगा उसको 0 के बराबर करेंगे तो जो आएगा वही अपने पास समीकरण हो जाएगा। 2 तल यहां 2 दिया है तो जो नहीं है वही 0 हो जाएगा, वही समीकरण का इक्वेशन है, XZ प्लेन का इक्वेशन है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जब 2 पॉइंट दिया हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हम आगे जितने पढ़ लिए हैं उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस बताओ, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस बताओ, या आपसे पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस बताओ। यहां ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो अभी आप घबराइए नहीं, अभी हम बेसिक बस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कैसे होता है वो समझ रहे हैं। आगे डायरेक्शन रेशियो समझने के बाद हम फिर से समझेंगे कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं,
ठीक है, अभी बेसिक पहले समझ लेते हैं। तो बेसिक इतना याद रखिए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताना है 1,0,0। अब आप इसको निकाल भी सकते हैं कि ये कैसे आया। फिलहाल हम पूरे टॉपिक को निचोड़ पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक का निचोड़ क्या है वो पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमसे बनना शुरू हो जाए, इस तरह से ये वीडियो को बनाया जा रहा है। तो अभी ये कहाँ से आए वो देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का 1,0,0। अब डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस का पूछेगा तो आपको क्या करना है कि वाई के जगह 1 रख देना है, बाकी सब जगह 0। देखिए जेड का पूछेगा तो जेड में 1 रख देंगे, 0,0,1। अब ये आता कहां से वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको याद रखिए। देखिए जब x का पूछेगा तो x में 1 और y z 0। जब y का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो y में 1 रखेंगे, बाकी x z 0। अरे हाँ ना बोल भाई। सेम प्रकार से अगर z एक्सिस का हमसे पूछता है क्या डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन z में 1 रख देंगे, बाकी सब 0। तो ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो काफी आसान चीज है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरह से कोई आपको कुछ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह कोई वेक्टर दिया हुआ है और बोलेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। तो डायरेक्शन रेशियो जो x के बगल में है i के बगल में, और j के बगल में y है तो y, और k के बगल में z है तो z। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो यही हो गया x, y, z। ये बातें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। x के i के बगल में x है तो x, y के बगल में j के बगल में y है तो y, k के बगल में z है तो z। तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और इसका बताइए कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि 2, -3, -5। तो डायरेक्शन रेशियो काफी आसान है, देख सकते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन देख के हम बता सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब ये तो हम समझ गए कि इस तरह से दिया रहेगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो होता क्या है। ठीक है, अब जब 2 पॉइंट अपने पास दिया हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो हम समझते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालता है। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको ही बताए हैं कि इस तरह से पहले वेक्टर पता करना होगा। तो हम इसका वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? इसका वेक्टर का मतलब है कि हम यहाँ पर ए बी का बात कर रहे हैं, तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि ओ बी माइनस ओ ए करते हैं। तो ओ बी का वैल्यू जो है वो ओ ए से घटाएंगे तो ए बी आ जाएगा। तो सेम काम यहां पर करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी का वैल्यू क्या है, ये जो पॉइंट में दिया है इसको हम एक्स आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिख देंगे तो ओ बी वेक्टर आ जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये आ गया अपने पास OB वेक्टर। इसी तरह से OA वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, तो OA वेक्टर हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो अब ये दोनों को घटाइए तो क्या आ जाएगा, AB बराबर x2 माइनस x1 i कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस, अब हम y में से y को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। तो अब बताइए कि पहले हम क्या किए कि ए बी निकालनी है, 2 पॉइंट दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो बोलेगा तो क्या करना है, पहले ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए घटाएंगे तो ये आ गया। अब अभी बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है,
तो अगर ये दिया है इस तरह का वेक्टर आ गया तो डायरेक्शन रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया। तो सेम प्रकार से क्या हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई। तो क्या होगा बताइए, आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। तो अब ये चीज आप सीख गए होंगे कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और 2 पॉइंट दिया हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हम इतना सीखने के बाद ये सीखेंगे कि जब आपके पास डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अब ये सीखते हैं। तो ये सीखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकाला जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई एक्सिस का क्या होता है, जेड एक्सिस का क्या होता है, ये हम सीख चुके हैं पहले। अब हम आगे सीखते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपके पास गिवन रहेगा, क्या दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। डायरेक्शन रेशियो का मतलब a, b, c मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो। यहां पर लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो अभी अपने पास क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में डायरेक्शन रेशियो को दिक् अनुपात कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को दिक् कोजेया कहा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश से मैथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे करते हैं, इसको सूचित करते हैं एल से एम और एन। किससे सूचित करते हैं, एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन जैसे ये तो रेशियो है तो ए बी सी हो जाता है। अब जब भी कोसाइन आपको बात करेगा तो कोसाइन का मतलब हम समझते हैं कि ऐसा होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सही है। अब इसी को क्या करते हैं कि कॉस अल्फा को हम नाम दे देते हैं एल और कॉस बीटा का नाम हम क्या दे देते हैं, एम, और कॉस गामा का नाम दे देते हैं एन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं। अब बताइए कि एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने का जरूरत है कि अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना। तो ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब इसी को हम साइन में भी चेंज कर सकते हैं क्या। एक फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। तो सेम प्रकार कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। जब आप वो फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2। तो जैसे ये याद रखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का स्क्वायर 1 के बराबर, इसी प्रकार इन दोनों फॉर्मूला को हमको याद रखना है। लेकिन याद रखिएगा साइन में 2 के बराबर होता है और कॉस में 1 के बराबर होता है। और इससे हम इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अभी आपको बताएं कि कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसी तरह दोनों में लिखेंगे और ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि इसके जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा को एल स्क्वायर प्लस इसके जगह पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो कई बार ये भी आपसे पूछ देगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो ये 3 फॉर्मूला अभी हम सीखे हैं किसमें, डायरेक्शन कोसाइन में।
अभी डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं वो अभी सीखेंगे। फिलहाल ये तीनों फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए और इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एल एम एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे जब अपने पास ए बी सी दिया हो। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, अपने पास डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी। अगर आपको बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन बताओ, तो इससे यहां तक कैसे पहुंचना है यही अभी बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एल का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। एल का वैल्यू होता है ए, ऊपर लिखिए, ऊपर में ए और नीचे में क्या लिखना है, नीचे में जो यहां पर ए बी सी, तो यहां पर लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एल का वैल्यू हो गया। इसी तरह से एम का वैल्यू निकालते हैं, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम के वैल्यू में बी रखना है और नीचे में जो यहां पर है सेम यहां पर लिख देंगे, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह अगर एन का आपको पूछेगा वैल्यू तो क्या बताएंगे, सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान रखना यह है कि ऊपर में देखिए ए था तो ए, अब बी में बी और सी में सी यहां पर रख देना है। एल के देखिए एल निकाल रहे हैं तो एल में ए, एम निकालेंगे तो बी रखेंगे और एन निकालेंगे तो सी रखेंगे। और नीचे क्या है, इन तीनों का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहां पर जो है ये बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और ये मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। यहां पर जो दिया हुआ है सेम चीज यहां पर है और सेम चीज यहां पर है, तो ये तीनों सेम है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ये तीनों क्या है, सेम है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो हम सीख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, अपने पास क्या है कि अब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और डायरेक्शन कोसाइन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी तक आपको जो फॉर्मूला बताए थे यहाँ पर एल एम एन का, वो नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन के थ्रू भी उस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। डायरेक्ट हमको तो क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 1 2 3 और हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, पहले देखिए 1 और इसके बटा में कुछ लिखाएगा और फिर 2 लिखिए इसके बटा में कुछ लिखाएगा और फिर 3 लिख दीजिए इसके बटा में कुछ लिखाएगा। अब बताए थे कि यहां पर जो भी लिखाएगा वो सेम चीज ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा, सेम चीज लिखाएगा। तो अब क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और जो आएगा वही यहां भी रख देंगे। तो निकाल लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 तिया 9, तो 9 4 13 1 14। तो यहां पर पता चल गया कि 14 14 14 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/√14 कॉमा 1/2/√14 और इसी प्रकार यहां पर आ जाएगा 3/√14। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइन है। तो जब डायरेक्शन रेशियो ये दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना कितना आसान है। और इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, ये सब जानने के बाद अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है और उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम जो समझे हैं उसके आगे बात करते हैं। तो देखिए अब अपने पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो समझते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये दोनों सेम ही लाइन का इक्वेशन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म और इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो जब वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो ये देखिए वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं,
तो वेक्टर में अगर आपके पूछता है इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको लिखना है वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये होता है वेक्टर में इक्वेशन का समीकरण, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्जाम में समझिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। इस तरह से आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है और डायरेक्शन रेशियो क्या है और ये किस पॉइंट से पास करता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो पूछेगा। पहले क्या पूछेगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है और किस पॉइंट से पास करता है। तो पासेस थ्रू, मतलब हिंदी में अगर बोले तो आपको बोलेगा किस पॉइंट से यह गुजरता है ये समीकरण। तो यहां पर देखिए कि इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो जब कभी इस प्रकार का समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि डायरेक्शन रेशियो बताओ, ध्यान दीजिए डायरेक्शन रेशियो, तो यहां पर ये जो है ए बी सी, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोल देंगे, ए कोमा बी कोमा सी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब इस लाइन का मतलब इस इक्वेशन से बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो क्या हम डायरेक्शन रेशियो ये निकाल लिए, ये आ गया। अब इससे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो हम निकाल सकते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो है। अब आपसे पूछेगा ये जो लाइन है, ये जो समीकरण है किस पॉइंट से पास करता है। तो ये जो समीकरण है यहां जो पॉइंट रहता है उसी से पास करता है। तो यहां पर देखिए क्या है, x1, यहां समझते हैं थोड़ा। तो देखिए यहां पर है x1, y1 और z1, और ये भी ध्यान देने का जरूरत है कि ये सब के आगे माइनस लगा हुआ है, तो हमेशा बीच में माइनस रहेगा। तब हम क्या बोलेंगे, ये किस पॉइंट से पास करता है, तो x1, y1, z1। तो बस इससे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आपको दे देगा इक्वेशन और पूछेगा इसमें भी यही पूछेगा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा और किस पॉइंट से पास करता है। तो लेमडा के बगल में जो होता है, लेमडा के बगल में जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा, जो लेमडा के बगल में होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और जो जिसमें लेमडा नहीं है ये, इसका मतलब है कि ये जो है इस लाइन से पास करता है, मतलब इस पॉइंट से पास करता है। तो इन दोनों समीकरण का मतलब क्या है, और इससे क्वेश्चन बस यही दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि ये एक समीकरण दे दिया आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन, और पूछ रहा है कि ये इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है और ये किस पॉइंट से पास करता है। तो काफी आसान है इसका डायरेक्शन रेशियो बताना, हर बच्चा इसको बता पाएगा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो को dr से लिख देते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, यहाँ जो है यही डायरेक्शन रेशियो है 5,2,7। हाँ सर कोई बड़ी बात नहीं। तो 5,2,7 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ये किस पॉइंट से पास करता है। तो यहां पर मैक्सिमम लोग गलती करता है। क्या गलती करेगा बच्चा वो समझते हैं। तो यहां देखिए कि क्वेश्चन में यहां पर प्लस है और यहां पर प्लस है और यहां माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं। काहे कि जो हम फार्मूला सीखे थे उसमें यहां पर हर पॉइंट पर माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, लेकिन यहां पर प्लस आ गया। तो जब माइनस रहता है तो डायरेक्ट जो है वही यहां पर बता देते हैं किस पॉइंट से पास करता है। लेकिन जब प्लस रहेगा तो क्या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस और -2 अब बटा में 5 बराबर y -3, ये तो माइनस है तो इसमें कोई छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें क्या करेंगे, सेम काम z -4। काहे किए ऐसा, अब ऐसा इसीलिए किए हैं काहे कि यहाँ पर अब देखिए फार्मूला बन गया अपना। अब फार्मूला बन गया तो यहाँ से किस पॉइंट से पास करता है बताइए। तो पास करता है -2,3, -4। तो अब किस पॉइंट से पास करता है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चा को। अगर इससे ये करने में दिक्कत आ रहा है तो ध्यान से समझिए
कि यहाँ पर साइन चेंज करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस था तो माइनस में आंसर, माइनस था तो प्लस में, प्लस था तो माइनस में। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया कि इससे हम कैसे लिखे हैं तो आप क्या कीजिए ना, शॉर्टकट है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर पॉइंट प्लस में है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। किस पास करेगा पूछेगा तो माइनस में बता देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में, कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से आप इसको लाइन दिया रहेगा तो किस पॉइंट से पास करता है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ये बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि जब दो इस तरह का लाइन दिया रहेगा और उसका पूछेगा एंगल बताओ, या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो क्या करना है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, आगे उसको हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझने जा रहे हैं कि जब दो इस प्रकार से इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा तो वो जब पैरेलल रहे, परपेंडिकुलर रहे और इसके बीच का कोण क्या होगा। तो ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये टॉपिक अगर पता रहेगा तो 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला पूछता है, आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे और तीनों पर क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% गारंटी है, ठीक है। 2024 में देखिएगा इस पर क्वेश्चन पक्का छप जाएगा, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं, क्या इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे पहले क्या रहेगा कि इस तरह से एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, एक ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये दूसरा समीकरण का लाइन है, दूसरा लाइन का इक्वेशन है। पहला लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो दो लाइन है क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये दो लाइन है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए ये लाइन ये है तो ये पैरेलल इसके साथ ही, पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस तरह का लाइन होता है जो साथ साथ चलता है, पैरेलल लाइन। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। तो जब ये दोनों लाइन समांतर रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इस तरह अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब A1 B1 आएगा कहां से, तो यहां देखिए कि ये क्वेश्चन में A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया हुआ है। अब कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन में आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये 2 पॉइंट दे देगा और बोलेगा पैरेलल लाइन है, तो ये कंडीशन लगाएंगे। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखिए फिर से समझते हैं। ये लाइन अगर दे देगा 2 लाइन, अगर बोलेगा पैरेलल है मतलब समांतर है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। सही है, ठीक है, उसको छोड़िए, आगे समझाएंगे, जो समझाते नहीं है वो समझ। देखिए आगे, अब जब बोलेगा परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है लंब। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन क्या है, यहाँ खड़ा है, मतलब एक सुता हुआ है और एक खड़ा है। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर लाइन जब बोलेगा कि ये दोनों लाइन क्या है, लंब है एक दूसरे का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस प्रकार का आएगा तो टिक कर दीजिएगा। अब जब पूछेगा कि इन दोनों के बीच कितना कोण है, जैसे मान लीजिए कि लाइन 1 ये है और लाइन 2 ये है और इसके बीच का कोण कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, एंगल कितना है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। डायरेक्ट हमको फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, इसमें लिखेंगे cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब नीचे भी कुछ लिखाता है, तो नीचे ध्यान दीजिए क्या लिखाता है, यहाँ पर लिखाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर।
और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पर 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अब सेम प्रकार से यहाँ पर इधर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, a2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। अब फिर से समझिए क्या लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 b1 c1 तो इस लाइन से हम निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2, अब नीचे क्या करना है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और अंडर रूट, फिर इसी तरह a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ये फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हर साल क्वेश्चन बनता है, तो आराम से इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये कब है, ये जब 2 लाइन के लिए है, ये किसके लिए है, 2 लाइन समीकरण के लिए, मतलब 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 लाइन का समीकरण दिया रहेगा, तब इस फॉर्मूला कब लागू होता है, जब 2 लाइन का समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, सेम फॉर्मूला एक चीज और के लिए होता है। अब लाइन के, ये जो लाइन का इक्वेशन है, अब लाइन के जगह पर आपको बोल देगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या बोल देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में समझते हैं। देखिए ये क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन था। अब सेम फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे दिया रहता है वो समझिए। तो आपको प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0, d1 कर देते हैं। तो ये प्लेन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको सिंपली ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा प्लेन का इक्वेशन हम यहां पर मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो अब यहां पर समझिए कि इस जो ये 2 इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले हम इसके बारे में जानने से पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन का बेसिक समझ लेते हैं। तो इसका बेसिक क्या होगा वो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 दिया हुआ है, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो आपसे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन पर पूछेगा कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ। क्वेश्चन क्या है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। तो परपेंडिकुलर लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो हो जाएगा a, b, c, किसका, परपेंडिकुलर लाइन का, किसका, परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा और बोलेगा कि परपेंडिकुलर लाइन जो होगा उसका डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो ए बी सी जो है यही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, किसका, परपेंडिकुलर लाइन का। अरे हाँ ना बोल भाई, कितना आसान क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब हम ये समझ गए। अब देखिए सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा जो इक्वेशन ऑफ लाइन में हम सीखे थे। यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 दिया रहेगा और बोलेगा कि ये जो दोनों प्लेन है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दोनों प्लेन क्या है, समांतर है। तो जब समांतर बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यही फॉर्मूला। अब बोलेगा कि ये जो दोनों प्लेन है परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों प्लेन के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। तो जब दोनों प्लेन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या करेंगे, a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2 प्लस बराबर 0। मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 को 0 के बराबर करना है। सेम फार्मूला है। अब बोलेगा इन दोनों के बीच का कोण बताओ, तो कोण बताने का भी फार्मूला सेम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इतना समझने के बाद
एक टॉपिक और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम क्या समझे थे कि दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहे चाहे दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहे तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मूला समझते हैं, तो वो देखिए। अब अगला फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। अब क्या रहेगा कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन क्वेश्चन में दिया है और दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। अभी हम क्या समझे थे, दो लाइन के लिए समझे थे या दो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए समझे थे। अब क्वेश्चन क्या चेंज है, क्वेश्चन चेंज समझिए और फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, अपने पास एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है। किसका प्लेन इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन। और यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन दे देते हैं x माइनस x1 बटा a2 बराबर y माइनस y1 बटा b2 बराबर z माइनस z1 बटा c2। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करेंगे। तो आपसे ये गलती नहीं हो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये किसका है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये तो हम समझ गए। अब जब क्वेश्चन ये बोलेगा कि जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, पैरेलल है, तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्मूला चेंज। देखिए फॉर्मूला क्या चेंज होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या चेंज होगा। जब आपको बोलेगा कि ये जो प्लेन है और ये लाइन है पैरेलल है, तो पैरेलल जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। आज जब बोलेगा परपेंडिकुलर है तो पैरेलल जो लाइन में फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब ये जो फॉर्मूला था यहां पर cos थीटा पहले था जब दो लाइन था या जो प्लेन का इक्वेशन था, दो लाइन का था या दो प्लेन का इक्वेशन था। अब एक लाइन और एक प्लेन का इक्वेशन जब दिया रहेगा तो यहां पर हमको लिखना है sin थीटा बराबर में ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आया कि नहीं आया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा कि जब एक लाइन का इक्वेशन दिया हो और एक प्लेन का इक्वेशन, एक प्लेन का इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन, जब पैरेलल बोलेगा तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाना है और जब परपेंडिकुलर बोलेगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब इसमें उल्टा होता है, किससे, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन रहे चाहे दो इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है तो सेम फॉर्मूला है। जब एक लाइन का हो और एक प्लेन का हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। और cos थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, sin थीटा आ जाता है, ठीक है। अब मात्र एक फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा और है उसको समझ लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और एक और बस बेसिक फॉर्मूला है उसको भी समझ लेते हैं, बस वीडियो एंड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो अपने पास फॉर्मूला है ये सबसे आसान फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। एक आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दे देगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम हम दे देते हैं P पॉइंट और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब बोलेगा कि इस पॉइंट से इसका दूरी बताओ। क्या बताओ, इस पॉइंट से इसका दूरी बताओ, d बताओ। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोड लगाना है। मोड काहे लगाते हैं, काहे कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला समझिए कैसे लगाते हैं। आपको क्या करना है, ax, ए जो यहाँ था वही लिखिए।
अब यहाँ पर जो x था ना उसके जगह पर ये लिखना है x1, जो पॉइंट से हमको दूरी निकालना है। ये क्या है, जिस पॉइंट से हमको दूरी निकालना है। तो इस पॉइंट से दूरी निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे ax1 प्लस b, और ये y नहीं लिखना है, यहाँ पर ये वाला लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे by1 प्लस c, और ये z नहीं z1 प्लस d। हो गया, काम खत्म। और नीचे क्या लिखना है, नीचे आपको लिख देना है यहाँ पर जो a b c है उसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब बस यही फॉर्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन में कई बार ये दे देगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। तो अब यहां पर फंसने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, आप क्या कीजिएगा, जब भी बराबर में इधर 5 रहेगा तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है, बराबर में हमेशा 0 रखना है, सॉरी बराबर में हमेशा 0 रखना है, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ई जो इधर बराबर में 5 है इधर आएगा तो -5 बराबर 0। अब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन में बराबर में कुछ रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इधर लाएंगे, बराबर 0 करेंगे, और तब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला के हेल्प से बना लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाला बात है, देखिए इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज और समझिए कि जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, x y z। अब हम ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से हम फोटो बना दे रहे हैं, ये ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा बताइए छोड़ा। तो हम मान लेते हैं कि x में जो ये लाइन है, ये जो इतना दूर का लाइन है, ये इसका लेंथ है a, तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। अब y कोऑर्डिनेट पर ये जो लंबाई है इसको b मान लेते हैं, ये a, b और c। तो अब इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0, b, 0, मतलब कि y पर है तो y के जगह पर लिखेंगे और x z 0, x पर है तो x के जगह a लिख दिए, y के जगह y और z 0। अब z पर है तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू इतना दूर का लंबाई c है तो c। अब बोलेगा कि इस फोटो का ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, और इसका जो समीकरण होता है वो होता है x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि अंतःखंड के लिए फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसको टिक कर देना है। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब मान लेते हैं हम कि आपको क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ भी दे दिया, तो हम फिलहाल मान लेते हैं कि इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दिया और बोलेगा कि इसमें कन्वर्ट करो। मतलब आपको क्या करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिर से सुनिए। क्वेश्चन इस तरह का लाइन दे देगा, प्लेन का इक्वेशन, और बोलेगा ए बी सी निकालो। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको इसमें चेंज करना है। तो अंतःखंड द्वारा काटा गया x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष आपसे पूछा जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में हमको चेंज करना है, इस फॉर्मूला में। तो इसमें a b c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इस तरह में बदलते हैं। तो बदलते कैसे हैं वो समझिए। जो यहां पर है उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x बटा 5 प्लस 3y बटा 5 प्लस 4z बटा 5। अब 5 से 5 ने 5 को मार दिया तो 1। अब बताइए कि क्या ये इसके बराबर आ गया? नहीं सर, अभी नहीं आया है। तो देखिए यहां पर x के बगल में कुछ है क्या, y के बगल में कुछ है क्या, z के बगल में कुछ है क्या, नहीं है। तो यहां तो है x y z के बगल में, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हटाना होगा। तो हम इसको पहले हटाते हैं। तो देखिए हटाएंगे कैसे,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बटा x के नीचे 5 और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा तो x बटा 5 बटा 2 प्लस y के नीचे 5 और ये जो 3 ऊपर है नीचे आ जाएगा तो 5 बटा 3 प्लस z और 5 बटा 4। अब देखिए कि ये जो आया क्या यही वो यहाँ दिया हुआ है, सेम है कि नहीं है। तो अब यहाँ से अंतःखंड x अक्ष का 5 बटा 2, अंतःखंड y अक्ष का 5 बटा 3 और अंतःखंड z अक्ष का क्या हो जाएगा 5 बटा 4। तो हम यहाँ से a का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 5 बटा 2, b का वैल्यू 5 बटा 3 और c का वैल्यू 5 बटा 4। तो यही इतना पूरा कॉन्सेप्ट था 3D में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% दावा का साथ कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला 2 या 3 क्वेश्चन आता है तो एंगल वाला क्वेश्चन आएगा जब 2 इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा या 2 इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा या 1 इक्वेशन ऑफ लाइन और 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एंगल निकालने के लिए बोल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस पूरे वेक्टर और 3D का हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हैंड रिटन पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जो कि अभी एग्जाम का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन बैंक को आप पूरे अच्छे से कर लीजिएगा और एग्जाम में जब क्वेश्चन बैंक बना के जाएंगे तो कोई नहीं आपको 100 में 100 लाने से रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।